तो पावर नहीं आया। ओके, पवन भी आ गया। तो मनी, अब आपने यहाँ पे क्या दूसरी गलती करी है उसको भी समझ लीजिए। उसमें आपने दूसरी गलती ये करी है कि जब आपको मैंने सिखा रखा है कि आपने एंट्री ले ली, तो उसको राइड करते हुए जब बड़ी कैंडल आएगी तो आप उसका हाई जो है स्टॉप लॉस बना लेंगे। तो जब आप यहाँ एंटर कर गए तो पहली बड़ी कैंडल ये आई, इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था आपको, नहीं लगाया। फिर नीचे आए, ये एक और थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस लगा लेते, नहीं लगाया। फिर उसके बाद डोजी बने तो आपको सावधान हो जाना है, खड़े होके कभी भी फंस सकते हैं डोजी पे। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, नहीं लगाया। अगली कैंडल भी बड़ी थी, इस पे भी क्या करना होता है, राइड करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना था, आपने नहीं लगाया। वरना आप यहां तक भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में ही एग्जिट करते। तो आपको फिर बोल रहा हूं, इसीलिए इस पे मैं टाइम बिता रहा हूं, क्योंकि भाई ये आपको जब तक बेसिक सीखोगे नहीं प्रॉब्लम होगी। यही प्रॉब्लम होती है रिटेल की। प्रॉफिट आ रहा है, हजम नहीं हो पा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, ऊपर गए लॉस होने लगा, डर लगने लगता है। नहीं करना ना यार, वहां डर से मुझे भी लगता है यार। हालांकि मैं भी लॉस, मैं बताया वहां पे मुझे क्या लगा। जो मैंने आज सुबह की पोजीशन आपको अपनी बताई, मैंने ली थी, मुझे क्या लगा जिसमें मैं बाहर आ गया। ये डर ही तो था। ये जो यहाँ पे हुआ मेरे साथ, वो क्या हुआ, मेरे को लालच था, लालच में यहाँ पे मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, एंट्री मार ली, रेजिस्टेंस पार हुई। उसके बाद जैसे ही इसने मेरी एंट्री के बाद नीचे गिराया तो मुझे क्या लगा है, मुझे डर लगा है। पर मैं डर को पालता नहीं हूं, मुझे जैसे ही पता चला कि मुझे डर लग रहा है, मैंने गलत ट्रेड कर लिया, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो फौरन बाहर निकलो, वरना ये डर बढ़ जाएगा और आप पे हावी हो जाएगा और आप हर ट्रेड गलत लेंगे। तो मैंने एग्जिट मारा। मैंने क्या करा, फिर मैंने इसके हाई का मान लिया कि टारगेट अब इसके ऊपर आएगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, अगली रेजिस्टेंस है या यहाँ आएगी तो यहाँ निकल जाऊंगा। यहाँ ये गई नहीं इसके हाई के ऊपर, मैंने फिर स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं यहाँ पे कहीं पे बाहर निकल गया। यही करा मैंने। और उसके बाद क्या था, जी इसके ऊपर आ जाओ, मैं फिर दोबारा बाय कर लूंगा। नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप कह रहा है कि बाय करो। लेकिन उसके बाद ये ऊपर ही नहीं आया। और मैं तो मार्केट के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो स्मार्ट मनी हूं नहीं, स्मार्ट मनी जो कर रहा है वो करूंगा, जैसे कहेंगे उसमें बैठ जाऊंगा सिर्फ कश्ती में। यहाँ उन्होंने बता दिया मुझे कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, ये हो गया क्रॉस ओवर, मैंने बताया आपको, वी वैप और 5 OHLC का। ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे समझ में आ गया कि अब तक मैं जो बाय का ट्रेड ढूंढ रहा था, अब मुझे बाय का ट्रेड नहीं ढूंढना है। ये कंफर्म हो गया कि अब मुझे सेल का ट्रेड ढूंढना है। अभी कंफर्म नहीं हुआ इनफैक्ट, क्योंकि ये तो अभी कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, ये पता चल गया कि बॉस अब सब कुछ नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी मैं वेट करूं तो कर सकता हूं अगर डर लग रहा है तो, क्योंकि मैं बाय साइड पे था उससे सेल में जाना। लेकिन नहीं, मैंने यहां पर भी एक बॉक्स बना लिया अगर, तो मुझे पता है कि मुझे कहां पे एंट्री करनी है। यही तो रेंज बन रही है इसकी, ठीक है ना। तो इससे बाहर निकला, मेरे को बाय करना है पुट साइड पे, मैंने बाय कर लिया पुट। राइट करो अगर मैंने वहां नहीं एंट्री करी तो भी। और फिर ये लंबी कैंडल है, इसके बाद इसका स्टॉप लॉस लगा लो, खत्म। स्टॉप, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बात याद रख लो पवन, ये गौर से सुनना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिटेबल हो गए हो अब आप, और इस समय पे यही गलती होती है जो हम नहीं करते हैं। प्रॉफिटेबल होने के बाद करना क्या है, सबसे पहली चीज, जब मैं ट्रेड में घुस गया, मुझे अपना स्टॉप लॉस देखते जाना है, मुझे टारगेट देखना ही नहीं है ये कहां तक जाएगी, कहां बाहर निकलेगी। हालांकि मैं बता रहा हूं टारगेट कैसे देखते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको स्टॉप लॉस देखना है। कीप शिफ्टिंग इट, बिकॉज बॉस आप राइड तभी कर पाएंगे जब आपका रिस्क कम होता जाएगा और आप प्रॉफिट को लॉक करते जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट लॉक नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और इस तरह से जो बड़ी कैंडल जिसमें मनी फंसा है, फंसते ही है रिटेल, आगे भी फंसेंगे। तो ये यहां से आपको जब नीचे जा रहा है तो मुझे क्या करना है, ये बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे पार हुआ, अब मेरा यही स्टॉप लॉस है। उसके बाद नया वाला मूवमेंट शुरू करा, ये डब्बा बनाया, अब इस डब्बे के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद ये डब्बे के नीचे चला गया, इस कैंडल से बड़ा वाला कैंडल बना, ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो ये वाली कैंडल सबसे बड़ी कैंडल बनी है, और इसमें मैंने विक को छोड़ दिया और मैंने अपना क्लोजिंग प्राइस को स्टॉप लॉस बना दिया। उसके बाद ये डोजी बन गया,
अब तो मुझे सोच ही लेना है कि प्रॉफिट बुक करने की सोचो, सिंपल। मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डोजी बन गया, चलो मैं रुक गया, फिर भी लालच कर लिया क्योंकि बहुत दूर है प्राइस इससे। अगली कैंडल फिर डोजी, तीसरी कैंडल फिर डोजी, चौथी कैंडल फिर डोजी। अब तो बॉस ये कंफर्म है कि यहाँ से प्राइस कोई रिएक्शन देने वाली है। या तो ये बड़ा फॉल आएगा नीचे की तरफ, या ये यहाँ से ऊपर को ले जाया जाएगा, तभी ये ऐसे साइडवेज होता है। लिख लीजिए इसको भी। when you see long 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 candles, after that you see छोटा छोटा डब्बास, तो इसका मतलब है प्राइस रिएक्ट करने वाली है। इसका मतलब ये रिवर्सल है ऐसा नहीं है, बट अब प्राइस यहाँ से रिएक्शन की तैयारी कर रही है। कोई बड़ा मूव आने वाला है, वो किस तरफ का होगा उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके रूल बता रखे हैं। और ये यहाँ से फिर क्या कर रहा है, इसने दिखा दिया कि भाई ये छोटे छोटे कैंडल बने, अब ये एक मूवमेंट आने वाला है, और ये जंप मार के ऊपर गया। वीवैप के वहां पे इसने क्रॉस कर दिया, मतलब अब ये हो गया काम, बाय कर लो। सो अभी ये सब कुछ समझ में आया? और कोई Yes, sir. क्वेश्चन? आप इस ट्रैप से भी बच जाते, आगे बाय में भी आ जाते, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करेंगे। अभी मैंने आपको पहले दिन बताया था, आज फिर बता रहा हूं, बी या कंप्यूटर, बी या मशीन, बी या रोबोट, ह्यूमन रहेंगे, वो इमोशन से चलता है, दिक्कत होगी। ट्रेडिंग का बेसिक रूल यही है। हालांकि मैं खुद बहुत इमोशनल हूं और नुकसान खाता हूं इसके, बट ट्रेडिंग में नहीं, नो इमोशंस। गॉट इट? कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर इससे हटके पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लीजिए अगर पूछना है तो। अभी तो लंबा वाला आपने कर लिया, लेकिन उसको बताना सही होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं उसको डिनाई कर दूंगा, क्योंकि इस समय पे कंफ्यूजन हाँ नहीं सर। होनी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ जी बताइए। OHLC को देखते हुए प्रीवियस डे के हाँ, कैसे हम लोग रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे? चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने का आपको मैंने एक बेसिक तरीका बताया, आप उसी को याद रखिए और उनको फॉलो कीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने चार्ट को छोटा कर लीजिए। सर न्यू चार्ट पे सर, चलिए कौन से चार्ट पे चले बताइए। कोई भी न्यू चार्ट पे, विदाउट ड्राइंग, एनी ड्राइंग, विदाउट एनी ड्राइंग, सिंपल कैंडल पे। चलिए हम एक अच्छा सा चार्ट ले लेते हैं, HDFC बैंक पे चले। निफ्टी ही ले लीजिए सर, क्योंकि लगभग तो हम लोग उसी पे काम करते हैं। मेरे बॉक्स बने हुए, इनको रहने दूं या इनको बैठा दूं? प्लेन पे रहता तो सर बेहतर हो जाता। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, ब्लैंक। दूसरे ट्रेडिंग व्यू पे दिखाते हैं आपको। हाँ जी जी जी। हालांकि ट्रेडिंग व्यू पे भी मेरी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, बट चलिए ये आ गया आपका चार्ट। अभी मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, इस लाइन पे, इस लाइन को भी मैं गायब कर देता हूँ, छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है? आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखना है, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं वो बता रहा हूँ। अरे यार ये हैंग कर रहा है। जूम करना होगा सर। अरे जूम तो तब करूँ ना जब ये चले, ये तो चल नहीं रहा ना, अब चला है, अटक गया था, हैंग हो गया था। बन गया जी आपका चार्ट, सिंपल सा। ठीक है, हाँ सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका आपका, यहाँ पे चला ये साइडवेज रेंज में, ये बन गई आपकी एक एरिया, मतलब यहाँ पे पैसा खेला गया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये आपकी पहली रेजिस्टेंस होगी। दूसरा पैसा कहाँ खेला गया है? वो यहाँ खेला गया है, बन गई आपकी दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अब अगर जी आप इससे ऊपर जाएं तो ये कैंडल यहाँ पे बुल्स ने अटेम्प्ट मारा था, दिख रहा है, ये आपका बन गया अगली रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? जी। इससे आगे अगर हम चलें,
ये है आपका टच पॉइंट अगला, ये आपकी बन गई फिर से रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अगर वहां से नीचे आता है, ये थी आपकी सपोर्ट जिसे इसे ऑनर करना चाहिए था, ये खींच दिया आपने लाइन, बन गई आपकी सपोर्ट। इन्हीं को अगर मैं लाइंस में खींच के दिखाऊंगा आपको तो आपको ये समझ में आएंगी सब की सब। देखिए ये है मेरा अब रेजिस्टेंस सपोर्ट, देखिए उसी के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर भी इसने ऑनर कर दिया, यहाँ भी ऑनर कर दिया। समझ पा रहे हैं? ये अगली रेजिस्टेंस सपोर्ट छोटी वाली है कि बड़ी वाली, उस पर कितनी बार टक्कर मारी है, कितना बड़ा वॉल्यूम बना है, कितने कैंडल हैं, वो सब मिलाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर कभी बताऊंगा, सारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगली लाइन कहाँ बन रही है? ये बन रही है मेरी, बन गई। यहाँ पे इसने ऊपर जाने के बाद कोशिश करी, नीचे आया, फिर ये बड़ी कैंडल से पार करा, तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेनी थी। इसी पे इसने सपोर्ट लिया है, जो आपकी वो बड़ी वाली कैंडल है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई है जिसने पैसा लगाया था, वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, उसी ने इस लेवल को बचाने की कोशिश करी है, लेकिन वो नहीं बचा पाया। और जिसने यहाँ पर खेला था, वो भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग वहीं पे हुई है। देखिए ये बड़ी कैंडल अगर आप देखें, जिसमें इतना बड़ा विक बन रहा है, तो वो यही है। क्या कह रहा है ये वाली कैंडल में भी यही गेम हुआ है। क्या गेम हुआ है? जिसने यहां से मार्केट को उठाना शुरू करा था पैसा लगाकर, उसने इस लेवल को बचाने की कोशिश करी है फिर से। गेटिंग इट? सिंपल है, यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? और करना है ऐसे, और कर लो, जितना चाहो कर लो। लो ऊपर आए, ये मेरा फिर से बन गया रेजिस्टेंस। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये डे रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर मैं अब बाय साइड पे आऊंगा, तो वो तभी आऊंगा जब 420 के ऊपर चली जाएगी, या 415। अब मेरा वीडियो सुन लेना, देखो मैंने अभी तो कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे करा है, वीडियो सुनना, वीडियो में मैंने ये लेवल जरूर दिया होगा। और अगर इसको पार करेगी तो मैं बाय मानूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा। और अगर इसको पार करेगी ये, तो मेरा सेकंड कंफर्मेशन होगा। ये दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी कैंडल्स के साथ इसने यहाँ पर अटेम्प्ट करा, यानी कि जो सबसे बड़ा अटेम्प्ट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। अगर इसको मैं 5 मिनट की जगह 15 कर दूंगा, तो आप देखेंगे दोनों कैंडल बराबर हैं। अरे भाई, इसमें ना ये बड़ा प्रॉब्लम है, आदत की बात है। चलिए ये देखिए, ये है मेरा लेवल अगला। अब अगर मैं इसको ये कितने बजे का है देख लीजिए, यहाँ पे 4 बजे का दिखा रहा है, क्योंकि मेरा यूएस टाइम चलता है यहाँ पे, मैं डाउ जोन्स और वो सब देखता हूँ, ठीक है। तो ये 4 बजे का टाइम है। नीचे आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ और 4 बजे की कैंडल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो कैंडल। तो सबसे बड़ा अटेम्प्ट जो हुआ था वो ये कैंडल है मेरी, जो बुल्स ने करी, राइट। तो मेरा अब रेजिस्टेंस कौन सा बन गया? मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ये बन गया। सिंपल है। नीचे ये सपोर्ट है, तोड़ दी इसने, हाँ। तो मार्केट क्या हो गई? मार्केट अब वीक है। क्यों? क्योंकि मेरी रेजिस्टेंस जो थी वो ब्रीच नहीं कर पाए। बुल्स अगर पैसा था, जो पैसा लगा रहा था, खरीद रहा था, उसमें ताकत होती तो वो इनको हरा के ऊपर ले जाता, नहीं ले जा पाया। यही रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, दोबारा टेस्ट हुई, धक्का दे के नीचे ले आए। और जो सपोर्ट बनाई इन्होंने, गौर से पवन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया, ऊपर ले गया, लेकिन जो गिराता हुआ लेके आ रहा था वो यहाँ एक्टिवेट हो गया, उसने मार्केट को नीचे गिराया, और जो इनकी सपोर्ट थी उसको भी तोड़ के नीचे ले गया। लेकिन इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है, जिन्होंने पैसा लगाया, फिर से कोशिश करी और लेके गए ऊपर। लेकिन जिस लेवल तक पिछली बार ले जा पाए थे, वहीं पे जाकर फिर से फेल हो गए। मतलब सेलर इज मच स्ट्रॉन्गर। समझ में आया? तो ये मेरे डाउन ट्रेंड में आ गई मार्केट, फिर यहां से गिरी, तो अब मेरा ये सपोर्ट है, राइट। पिछली बार सेलर यहां तक लाया था, अब की बार सेलर उससे भी नीचे ले आया। यानी कि सेलर जितना स्ट्रॉन्ग यहां पर था, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर है। मार्केट क्या करेगी? नीचे जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई साइंस है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हजम हो रहा है? कुछ गलत तो नहीं लग रहा? इट्स सो सिंपल।
और कोई क्वेश्चन है तो बता दो। सर अगर जहाँ हम कल लोग जो रेजिस्टेंस मार्क नेक्स्ट करते हैं सर, वो क्या हाँ जी, हाँ जी वीक नहीं लेते हैं? पवन, मैंने सुना क्लोजिंग एंड नहीं, एक बार ओपनिंग। फिर से बोलिए। हाँ सर, सर मैं बोल रहा था जो हाँ हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो हाँ, जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वीक नहीं लेते हैं हम लोग? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, दोनों का मतलब होता है। एक तो पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको फिर लिखना शुरू कर दीजिए और याद करिएगा। आप क्लास को लंबा कर रहे हैं और ये अगले टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मैं बता दूंगा अभी के अभी, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो क्यूरियोसिटी जब हो तब सबसे अच्छा टाइम होता है बताने का। लेट मी टेल यू दैट। हमको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचनी होती है तो क्या हम उसमें विक्स लेते हैं? हाँ, हम विक्स लेते हैं। पहली बात उसको समझ लीजिए कि जो हम लेते हैं वो एक लाइन नहीं होती है। मेरे जैसे लोग हैं लाइन खींच लेते हैं क्योंकि हमें अंदाजा होता है कुछ और बहुत सारी चीजों का। बट इफ यू गो बाय बुक, तो बुक ये कहती है कि आपका विक्स से लेकर क्लोज प्राइस तक का एरिया एक जोन बनता है और वो जोन सप्लाई या डिमांड जोन माना जाता है। आपने और भी बहुत सारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो वो यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो ये विक बन रहा है, फाइट जो हुई है वो इसमें हुई है, तो वो जोन बनाएंगे यहां से यहां तक का। यार मैंने आपको फिर से वापस उसी चार्ट पे ले जा रहा हूँ ये समझाने के लिए बजाय इसके यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ड्राइंग में बहुत दिक्कत है वहां पे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर आ गए आप। अब ये जो विक्स हैं, अगर आप बोलें कि इसमें क्या है, हमने वहां पे कौन सा चार्ट लगाया? 15 मिनट का नहीं, इसमें हमने 5 ही मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है, तो यहाँ भी हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट लग गया। ठीक है, फ्यूचर है निफ्टी का। अब अगर आप बात करो तो आपका एरिया या सप्लाई डिमांड जोन क्या बनता है, मैं इनको फिलहाल के लिए काट देता हूं, चलिए आपके लिए। तो आप जैसे अगर इनको देखें तो हमको विक्स से लेना है या यहाँ से लेना है क्लोज प्राइस से, आप ये पूछ रहे हैं। अब इसके अंदर में लेना क्या होता है? वो लेना होता है ये एरिया, ये है इसकी क्लोज प्राइस। कैंडल को और बड़ा कर देता हूं। ये है इसकी ओपन प्राइस और ये इसकी क्लोज प्राइस। यहाँ वाले कैंडल में ये है इसकी क्लोज प्राइस और ये है इसकी ओपन प्राइस। ठीक है, तो मैं यहां से लूंगा ये एरिया से ये बॉक्स बनेगा इसके विक तक का, और इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सप्लाई जोन के इसके अंदर जाता है। जब ये ऊपर वाली लाइन को टच करता है तो सेलर आ जाता है, मतलब कोई है जो बेच रहा है, माल दे रहा है, तो ये हो गया। नीचे की तरफ अगर आप करेंगे तो ये कहलाएगा, मान लीजिए इस वाले पे खींचता हूं तो यहां से खींचा जाएगा ये, और ये विक के लो तक खींचा जाएगा और इसे बोला जाएगा डिमांड जोन। कि जी यहाँ से जब मार्केट नीचे आती है इस प्राइस तक आते ही यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई जोन, दिस इज कॉल्ड डिमांड जोन। अब इसको विक को हमें लेना होता है, लेकिन विक जो है वो अनसर्टेनिटी डिफाइन करता है। वो कुछ और नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है कि यहीं पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया वो इससे एक लेवल आगे सिखा दिया है। वो क्या है? आप उसके हाई और लो को पकड़कर बैठ जाइए। मुझे मतलब ही नहीं यार, मुझे क्या करना है कि सप्लाई जोन के डिमांड जोन अंग्रेजी पढ़ने से कुछ नहीं मिलना है शेयर मार्केट में। It will get you nothing except for the bullshit, and we are not interested in bullshit. We want money. Money will come कैसे? कि भैया ये तुम बोल दो बुल हो, डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो, मुझे मतलब नहीं, ये मेरा एरिया। इससे बाहर निकलोगे तो ट्रेड करूंगा मैं, फंस ही नहीं रहा तुम्हारे चक्करों में। तुम कह रहे हो मार्केट ऊपर ले जाओगे, जो ऊपर ले जा रहा है वो कह रहा है सप्लाई जोन है, मैं नीचे ले जाऊंगा। ले जाओ यार जहां ले जाना है, पर तुम जहां ले जाओगे मैं तब कश्ती में बैठूंगा, उससे पहले मैं शिप में बोर्ड ही नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इट मींस। बट अब आपने जो सवाल पूछा उसके मुताबिक विक को लेते हैं, हाँ विक को लेते हैं। बट अगर आप बड़े चार्ट पे ले रहे हैं, इफ यू आर से लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, डेली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो आपकी क्लोज प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस मानी जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। और क्लोज प्राइस कैंडल के ये बॉक्स के अंदर ही आएगी। ग्रीन होगा तो क्लोज प्राइस ऊपर है ये वाली, और रेड है तो क्लोज प्राइस नीचे वाली प्राइस होती है। कैंडल स्टिक वाला फिर से देखना वीडियो,
ये भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज आप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप वो वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको और कुछ चीजें हैं जो अलग से समझ में आएंगी। ये होता है कैंडल का मतलब। बॉडी जो है कैंडल की वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि लाल थी तो नीचे की तरफ में क्लोज प्राइस है, गिर के बंद हुआ है, हरी है तो ऊपर हुआ है। अब जो इसकी क्लोज प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आप ग्रीन देख रहे हैं तो क्लोज प्राइस को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है और उस पे ही अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचिए तो बेहतर होता है। और इसके ऊपर एक और रूल होता है, आपकी जो भी क्लोज प्राइस आ रही है उसके अंदर में एक मैथमेटिक्स डलता है, 0.38% का उसके अंदर आपको एडिशन करना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 18,327 बोले, देख पा रहे हैं मेरा कैलकुलेटर आपको शेयर हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। सर। अच्छा चलिए मैं वो भी कर देता हूँ। तो 18,327 पे अगर है प्राइस तो मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है, इनटू 0.0038 करना है। एक वैल्यू आ जाती है किसी भी शेयर को अगर आप लेंगे 0.038, सॉरी 18,327 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.038, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो रूल कहता है वो ये कहता है इस वैल्यू को प्लस कर दो जिस वैल्यू को क्लोज प्राइस पे आप देख रहे हो, 18,327 लिया था हमने ये। तो आपका जो स्टॉप लॉस अगर आप ऊपर की तरफ में लगा रहे हो शॉर्ट साइड का ट्रेड लेके, तो 27 की जगह पे आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए 18,333-34 के आसपास। ये मैथ्स है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप इसको छोड़ दो, मेरे को भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं यूज नहीं करता हूँ इसको कैलकुलेशन को। मुझे इतना पता है कि अगर ये 27 पे है तो यार 10 पॉइंट ऊपर ठोक दूंगा। अच्छा 18,327 है तो इसमें करीब 10-20 पॉइंट ऊपर ऐड करने हैं, मेरा कहाँ पे बनता है वो भी मैं पीछे से देखकर अपने आप ऐड कर देता हूँ। अगर यही कहीं ये शेयर होता 100 रुपए का तो भी मेरी कैलकुलेशन अपने आप हो जाती। ये 18,000 का है तो 10-20 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे होता तो मैं 15 पैसे 10 पैसे का गेम करता, समझ में आ जाता। तो ये मैथमेटिक्स आपके दिमाग में जब आ जाएगा, और सुन लीजिए मैथ्स के ये फॉर्मूलेज मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। काम तो ये परफेक्टली करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जब भी अगर आप ट्रेड लेने के टाइम पे ये सब करने लगे ना तो आप कभी भी राइट एंट्री और राइट स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाएंगे बिफोर यू कुड कैलकुलेट एंड यूज इट। वो प्राइस और वो गेम चला जाएगा वहां से। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करिए। और जो स्टॉप लॉस लगाने का फंडा बताया वो जहां पर भी आपको दिख रहा है, मैंने आपको उसका कल बताया था, वो पे आप फिर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, मैं अगर पहला ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा होना चाहिए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट ले चुका हूं तो मेरा उसका आप एक परसेंटाइल डिफाइन कर उसके हिसाब से लीजिए, वो बेहतर होगा। और अगर मैं फिर लास्ट ऑप्शन में बैठा हूं, यानी कि मैंने पहले 2 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, उसमें से एक ऑप्शन को अभी भी राइड कर रहा हूं, तो बिंदास खेलिए, बड़ा वाला लगाइए स्टॉप लॉस, क्या दिक्कत है। तब तो ये है कि मैं 10-20 रुपए के लिए नहीं खेल रहा हूँ ना यार, दे दे यार मेरे को, अगर तुम 100 रुपए 200 रुपए दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो मेरे 10 की जगह तुम 20 ले जाओ 30 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो 1,000 रुपए पहले लेके बैठा हूँ ना आपसे कमा के। मार्केट को देना जरूर सीखिए, याद करिए, अगर आप मार्केट को देना नहीं सीखेंगे तो मार्केट आपको कभी नहीं देगी। लेकिन अगर आपने मार्केट को देना सीख लिया, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, गोल्डन रूल, अगर आपने लॉस लेना सीख लिया तो प्रॉफिट आप टेंशन ही मत लीजिए। और लॉस कितना लेना है, छोटे से छोटा, दैट्स इट, बस इतनी कोशिश करनी है और कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिट अपने आप आएगा। गॉट इट। बाकी ये मैथमेटिक्स जितने चाहें आप सीख लीजिए, मेरे पास भरमार है, अगर आप चाहें तो मतलब मैं वो शीट खोल दूंगा ना तो आप मतलब क्या कहूंगा उसमें समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं कभी कभी यूज करता हूँ उनको, मेरी जो शीट है, इतने हैं कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे देखते देखते। मैं तो सब चीजें लिखता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, जो दिमाग में आता है उसी का वो बना लेता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या हो रहा है और उसका रूल बनाता हूँ, फिर उसका रूल बनता है तो फिर और गेम चलता है। देख पा रहे हैं एक्सेल शीट? कैलकुलेटर से आ रहा है सर।
अरे यार ये भी, चलिए आपको एक शीट दिखाते हैं। अरे कहाँ गया भाई? अभी देख पा रहे हैं? तो मैं तो ऐसी शीट बनाता रहता हूँ, इसमें सब जगह पे अलग अलग फॉर्मूले लगे हुए हैं, उनमें क्या मतलब है, उसमें क्या हुआ, किस तारीख को, देखिए 27 जून 2021, देख पा रहे हैं? अभी साइज डेट पढ़ पा रहे हैं? मैंने कुछ शेयर हाँ सर। निकाले, उन पे मैंने क्या ऑब्जर्वेशन बनाई, दैट दिस हैज बीन कंसोलिडेटिंग सिंस वीक्स नाउ। मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, उसकी क्या कहानी थी, क्या फॉर्मूला था, ये मेरा एक तरीका है। उसके अलावा मैं कुछ और भी करता हूँ। यहाँ पर क्या करा मैंने, ये मेरे कौन से ट्रेड्स हैं जिन पे मैंने काम करा, कितना प्रॉफिट लिया, किस तारीख को कब बुक करा। 20 अक्टूबर को टीसीएस को हमने फॉर ऑल न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई बन रहा है इसका, तो ऊपर जाएगा। अभी इसको हमने जो बाय करा उसमें हमारा 2% का प्रॉफिट बनता है। करंट प्राइस 3550 के आसपास बनती है। इसका टारगेट क्या बनना चाहिए, मैं सब कुछ करता रहता हूँ। मतलब अगर आप इसको बात करेंगे तो ये कब से चल रही है, अगर आप बात करेंगे तो पता नहीं है मुझे भी। जून आ गया, जुलाई आ गया, मतलब मैं चलता ही रहता हूँ। और ये भी फिल्टर लगे हुए हैं इसमें, अगर मैं फिल्टर हटाऊंगा तो चलता रहेगा। और यही करना है आपको, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो। ये एम के रिसर्च है, मैं क्या क्या करता रहता हूँ, ये कौन से स्टॉक है मेरे। लर्निंग्स वाला वीडियो, ये लर्निंग्स भी आ रही, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे इज अ, चलो आज मैं भी पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या लिखा, पढ़िए जरा, मैंने भी नहीं देखा बहुत दिन से, इसको पढ़ लेते हैं। इंट्राडे इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस। इफ वांट टू सक्सीड फोकस ऑन 3 थिंग्स, बीबी ट्रैप, सीक्वेंस वेव। अच्छा ये खैर यहाँ तक आप बाद में पहुंचेंगे। सीक्वेंस वेव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऊर्जा ट्रेड, ठीक है, ये तो खैर अभी हाई लेवल है आपके लिए, वहां पर भी बताएंगे। ये कभी मेरी परफॉर्मेंस है, देखिए अपने क्लाइंट्स को भेजी थी मैंने फरवरी की, फरवरी मई जून जुलाई की। इसमें मैंने शेयर दिया था प्रॉफिट के लिए, क्या दिया था वो भी देख लीजिए। तो मेरे बतेरे सारे चलते रहते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते रहते हैं। मनी यूर इंटरेस्टेड तो लो यार, बड़ा करता हूँ मैं, आराम से देखो। नहीं नहीं, नहीं नहीं देखो सर, मैं देखो बस देखो देखो देखो, देख जरूरी है यार। मैं ऐसे ही कोई कहानी नहीं, सुना दूं, इसमें क्या मुझे फायदा। ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि आपने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था कि शेयर निकालने का, 5 शेयर निकालने के लिए। है। तो क्योंकि मैं शुरू से ही ऑप्शन में ही रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर मैं वो ढूंढूं कहाँ से शेयर। अब देखो जैसे मैंने तो निकाल रखे हैं। हाँ देखो हाँ। रूल, रूल जो बता रखे हैं, रूल सब जगह काम करते हैं, लेकिन इनको देखने का तरीका चाहिए। आप अभी फिलहाल एक ही जगह पे अर्जुन की आंख बना लो, तो आगे फिर कौन से तीर से हाँ। क्या करना वो भी समझा देंगे। लेकिन बॉटम लाइन में ये है कि आपको देखना और ढूंढना आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस। और जब आप पैसे से प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और अगर पैसा कमा रहे हो तो मुझे देना बहुत जरूरी है। अगर मुझे नहीं दोगे तो दर्द नहीं होगा, वही बिस्तर पे लेट कर करोगे, याद नहीं रहेगा और क्लास में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी होता है, मैंने देखा है। मैंने जिनको भी फ्री में सिखाया उन्होंने सीख लिया, और उसके बाद कई लोगों को बांटा, उसके बाद किसी ने चैनल भी शुरू कर लिया अपना। मैंने अपना चैनल नहीं शुरू करा था, अभी शुरू करा है फरवरी में, अप्रैल में। अदरवाइज आई वाज नेवर डूइंग इट, बट मेरे स्टूडेंट्स ने हैं कुछ जिन्होंने चैनल शुरू कर रखा, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं उनके। बट वो एक जगह जाके अटक जाता है। अभी आप मुझसे, आप कोई सवाल पूछा, आपने स्टॉप लॉस पूछा, मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपने का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने बता दिया, आपने कुछ और पूछा, मैंने सब बता दिया। वो अटक जाते हैं, नहीं बता पाते। और मेरा मानना ये है कि जिंदगी में किसी को लूट लेना, पैसे छीन लेना, कत्ल कर देना छोटा गुनाह है, लेकिन गलत शिक्षा देना सबसे बड़ा पाप है। किसी से आपने पैसे छीने, 4 दिन बाद वो कमा लेगा। कत्ल करा, मर गया, मुक्ति पा जाएगा, शांति हो गई। कोई चोट पहुंचा दी, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगी। बट अगर किसी को गलत ज्ञान दे दिया ना आपने, तो वो जिंदगी भर डूबता रहेगा, डूबता रहेगा, डूबता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने आपको बता दिया छत पे जाइए और कूदिए, तो आप बार बार छोटी छत से कूदे, टांग टूट गई, बड़ी छत से टूटे, कमर टूट गई, कितनी बार भी आप कूदते रहिए, टूटती रहेगी। मैंने बोल दिया कि आपको छत से कूदेंगे तो आपको भगवान मिल जाएगा। तो भाई माफी चाहता हूँ, गलत ज्ञान दे दिया तो जिंदगी बर्बाद है आदमी की। और मैं इसी को सबसे बड़ा पाप मानता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ। और वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे यही समझ में आता है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ।
फ्री में दिया हुआ ज्ञान जो है वो ऐसा ही होता है। खैर एनी विच, चलो खैर लेट्स क्लोज, मैं इमोशनल बातें करने लग जाता हूँ। अभी कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए फटाफट, अदरवाइज विल क्लोज दिस। सर और एक बार वही क्वेश्चन है, जब कोई एक लेवल ब्रीच करता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है, बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है सर, वो लोग क्या फ्यूचर्स पे पैसा लगाते हैं? वो लोग तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी खरीदते हैं। अभी वो लोग मान के चलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स निफ्टी 50 के भी कुछ खरीद रहे हैं, वहां पे बाइंग आ रहा है, तो भी तो वो फ्लक्चुएशन हमको निफ्टी में दिखेगा ही। वेरी गुड। मैंने आप देखिए, पहली बात तो स्मार्ट मनी को, स्मार्ट मनी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश मत समझिए। स्मार्ट मनी कौन होता है? स्मार्ट मनी मतलब हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी के हिसाब से ये मत सोचिए कि वो चालू आदमी है, नहीं, वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन अस, बस इतना सा फर्क होता है। पैसा उनका भी होता है, डर उनको भी लगता है, खतरा उनका भी होता है, लॉस भी होता है कभी कभी, लेकिन वो इतने कैलकुलेटिव और राइट होते हैं कि उस लॉस से भी कैसे बाहर निकलना उन्हें पता होता है। अब बॉटम लाइन, आपने पूछा कि कैसे क्या करना है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, पैसा कहाँ लगाया, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, ये सब चीजों को भूलकर अगर आप सिंपल सी बातें देखेंगे, ये पैसा यहाँ से चला और यहाँ तक जा रहा है, सिंपल है, तो यहाँ तक बायर कोई खरीद रहा है। अब इसको हिंदी में समझिए कि ये यहाँ पे था 18,340 पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया 470 पे, तो 360 से 470 तक पहुंचने के लिए कितने ट्रेड हुए फ्यूचर? कम से कम नहीं तो 1 लाख फ्यूचर ट्रेड हो गया होगा यहाँ पे, राइट। अब 1 लाख फ्यूचर ट्रेड करने के लिए 18,437 यानी कि 1.5 लाख ही लगा लो। 1.5 लाख अगर हमें फ्यूचर ट्रेड करने हैं, एक फ्यूचर ट्रेड करने के लिए करीब करीब 1.5 लाख रुपए लगता है, 1,35,000 के आसपास। तो मैं इंटू 1,35,000 अगर करता हूं तो आपको पता है कितना पैसा बनता है? करिए अपने अपने वहां कैलकुलेटर पे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 20,250 करोड़ रुपया लगता है। करा मनी? ठीक है, स्मार्ट मनी भूल जाओ, अब हिंदी में समझा रहा हूं। 20,250 करोड़ रुपया लगता है, 20,250 करोड़। मतलब मैं 100 लाख हजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले तो करोड़ की बात कर रहा हूं। उस करोड़ में मैं 20,250 करोड़ की बात कर रहा हूं। सोच से भी थोड़ा डर लगता है, इतना पैसा। अब समझिए कि ये कौन लगा सकता है ये पैसा, या तो इसमें, और इस 20,250 करोड़ में शायद 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ हम लोगों का होगा रिटेल का, मान लो सारी बैठे हुए रिटेल का, राइट। अगर हमारा 1000 करोड़ है तो यहाँ पे हम 20,000 की बात कर रहे हैं, बाकी का 19,000 करोड़ कौन लगा रहा है? बॉस, वो जो आदमी 19,000 करोड़ लगा रहा है ना, समझो। अब उसका नाम रख लो आप भगवान, नाम रख लो स्मार्ट मनी, नाम रख लो पंटर, नाम रख लो ऑपरेटर, ये सब उनके नाम हैं, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुद्दे को समझो यार, लॉजिक क्या है कि बॉस इतना पैसा किसी ने लगाया ना यहाँ तक, तभी ये मार्केट वहां पहुंची है। अब इसके अंदर में शेयर में बाइंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो शेयर में भी क्या इतना ही पैसा लगा कहीं पे? हाँ होगा। और क्या वो बाय करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन और शेयर भी? हाँ, जब उन्हें शेयर खरीदने होते हैं तो वो ऐसा फॉल दिखाते हैं, तभी तो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग माल बेचते हैं। वरना अगर ये बढ़ती जाए, आपने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा, 150 का हो गया, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर 5,000 का, आप बेचते कहाँ हो उसको? नहीं बेचते ना। वो तो तभी बिकता है जब 100 का शेयर 120 150 पे पहुंचा और फिर वापस 110 पे आया तो डर लगता है, फिर हम 130 पे बेच देते हैं। यही वो करवाते हैं, और ये करने के लिए उनको पैसा लगाना पड़ता है, बहुत मोटा पैसा लगता है। और जब वो करते हैं ये, तो उसमें वो शेयर खरीदते हैं तब जब मार्केट गिरती है, लेकिन जब वो मार्केट गिरने वाली है, उनको पता है कि वो गिराएंगे अब इसको, तो वो यहाँ पर फ्यूचर हेज करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, ऑप्शंस पुट में खरीदेंगे, और वो दोनों जगह पैसा कमाएंगे। और वो 25,000 करोड़ लेके आए हैं, वो 25,000 करोड़ अपनी जेब में ही रखेंगे। ये जो फ्यूचर शॉर्ट करे हैं ना उन्होंने, और जो ऑप्शन में पुट खरीदी है, इससे जो पैसा कमाएंगे उससे वो शेयर खरीदेंगे और ऊपर ले जाएंगे मार्केट को, और फिर उसके बाद 25,000 करोड़ उनके पास अभी भी पड़ा है, और उस 25,000 करोड़ से वो आपको फिर से डराएंगे।
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी। और क्या वो शेयर खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं। लेकिन वो शेयर खरीदते हैं तो क्या फ्यूचर भी खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल खरीदते हैं। आइए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, मैं वो भी बनाता हूं, समझ लीजिए अगर आपको इतना ही समझना है। अभी आप ये देख पा नहीं? अच्छा आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं न्यू शेयर कर दूं आपको। ये मेरी दूसरी एक्सेल शीट है बॉस, ये मेरा डेटा बनता है। इसमें मैं रोज लिखता हूं कितना इंडेक्स फ्यूचर। देखिए ये कॉलम देखिएगा, इस कॉलम को, ये रो और ये कॉलम देख पा रहे हैं? ये इंडेक्स फ्यूचर है। इसके बगल में देखेंगे ये इंडेक्स ऑप्शन है, ये इसके बाद स्टॉक फ्यूचर है और ये स्टॉक ऑप्शन है। दिख गया बॉस? ये एक बात पहले समझ लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है, ये ज्यादातर रिटेल को लगता है कि ये आसान काम है, आराम से हो जाता है, बहुत पैसा है। हाँ पैसा बहुत है, यहाँ तक सही है, इसके आगे बहुत कुछ है, आसान नहीं है। अब ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ इस महीने, ये देख रहे हैं मंथली लिखा हुआ दिख रहा है? मंथली में अभी तक 6,802 करोड़ का माल फ्यूचर में बेचा जा चुका है। ये इंडेक्स फ्यूचर है, देख लीजिए किस किस दिन कितना बेचा गया है, ये देख लीजिए। लाल में फ्राइडे को बेचा गया, खरीदा गया है 513 करोड़ का, 513.78 करोड़ का। थर्सडे को बेचा गया था 1934 करोड़ का। अगले कॉलम में 635 करोड़ का बेचा गया था, फिर 5, ऐसे करके मंथ की स्टेटस ये चल रहा है। तो इस महीने में क्या बेचा है? 6,800 करोड़ का। लास्ट वीक में क्या हुआ? लास्ट वीक में दिख रहा है ये वाली लाइन, वीक लास्ट, इसमें बता रहा है 368 करोड़ के फ्यूचर खरीदे गए हैं। तो 6,800 करोड़ का माल उन्होंने बेच रखा है और 368 करोड़ का पिछले वीक में खरीद लिया, बेवकूफ बना के मार्केट को ऊपर ले गए थे हमें, समझे आप? यानी कि अभी भी कितने शॉर्ट में है वो? करीब करीब 6,500 करोड़। उसके बाद इस वीक में क्या करा उन्होंने? इस वीक में फिर से खरीदा 513 करोड़ का फ्यूचर। अब इसमें नेट क्या चल रहा है, ये लीजिए, तीनों कॉलम को ऐड कर लीजिए। नीचे यहां दिखा रहा है 5,919 करोड़ का माल बेच रखा है नेट में अभी भी। अगर इस मंथ की मैं बात में करूं तो अभी हालांकि 6,800 करोड़ का जो 2 हफ्ते में खरीदा है ना, उसके बाद भी ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे लिए 513 करोड़ पॉसिबल नहीं है। इन्होंने 513 करोड़ का पहले खरीदा, उससे पहले 368 करोड़ का खरीदा। लोगों को लग रहा है ऊपर जा रही है और मार्केट ऊपर ही जानी है असल में, पर ये अभी बेच क्यों रहे हैं? मैं आपको इससे पिछले महीने का डेटा दिखाऊं? इससे पिछले महीने का डेटा देखेंगे तो कितना पॉजिटिव था वो पता चल जाएगा, कितनी स्ट्रेंथ है। मैं सिर्फ इस पे क्लिक करता हूं, ये मेरा डे हो गया। अब ये यहाँ पे 15 दिसंबर तक का है, मैं इसको उठा के इसको नीचे ले जाता हूँ। ये 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, अच्छा ये वीकली पे आ गया। चलो वीकली देख लो, ये आ गया। ये जो हमारा कितना था यहाँ पे 368 करोड़ था ना, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये वही डाटा है जो, 679। हाँ ये वही सर डेटा है जो आप कहते हैं कि DLL और FLL, DIM ने बेचा, FII ने खरीदा। हाँ ये उसका बाइफरकेशन है। DII तो मैं बताता हूँ अलग से कि डोमेस्टिक वालों ने कितना खरीदा बेसिक, और फ्यूचर FII ने कितना बेचा वो वहां बताता हूँ। वो इसका सम टोटल होता है। उसके अंदर में उन्होंने कितने फ्यूचर खरीदे, कितने स्टॉक के खरीदे, कितने ऑप्शंस खरीदी, कितनी ऑप्शंस बेची, वो ये डेटा है। इसका भी आगे बाइफरकेशन है मेरे पास, मैं इसके भी आगे देखता हूँ। उसके बाद मेरे पास वो जो ऑप्शन चेन का डेटा बोलता हूँ वो भी सुना होगा आपने, वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद मैं ये देखता हूँ ऑप्शन चेन का डेटा, ये खुला हुआ है यहाँ पे, वही दिखा देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं? ये शेयर नहीं कराना मैंने, एक मिनट रुकिए। ये है ऑप्शन चेन। इसमें कौन सी वाली ऑप्शन में सबसे ज्यादा माल बेचा? पुट में के कॉल में? राइट साइड पे पुट है, लेफ्ट साइड पे कॉल है, ये भी दिखता है मुझे। और इसमें कौन सी वाली प्राइस? ये 43,300 इस समय बैठे हैं हम। ये इसको खोल लूंगा, ये बताता है मुझे कि यहाँ पे 43,000 में 22 दिसंबर में क्या हो रहा है, 29 दिसंबर में क्या हो रहा है, 5 जनवरी में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बताता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 22 दिसंबर में 43,000 की कॉल में, जो की है 55,547। और उसके बाद यहाँ पर भी नीचे 29 दिसंबर और 5 जनवरी में भी बिल्ड हो रहा है छोटा छोटा सा, जिसमें से ज्यादातर राइट किया गया है। जनवरी में 5 जनवरी को 79 में से 65